स्वागत है आपका PS24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको हाई स्कूल यानी यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें गणित का पेपर है वो आपका हिंदी के बाद गणित का पेपर होगा। यानी गणित का पेपर आपको 27 फरवरी को होगा। ठीक है, उसके लिए हम आपको क्या है ये रिवीजन के तौर पर गणित के सभी चैप्टर के यानी आपके 14 चैप्टर हैं। कौन कौन से हैं? वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी, प्रायिकता, ये 14 चैप्टर हैं। इन सभी चैप्टरों के अलग अलग सूत्र लिखाएंगे जिससे आपको क्या होगा कि रिवीजन करने में आसानी होगी। यदि आपने सूत्र याद कर लिए तो उस पर आधारित प्रश्न तो आप निकाल ही लेंगे। ठीक है, तो ये हम आपको ये वीडियो सूत्र की बना रहे हैं, सभी फॉर्मूले एक वीडियो में। ठीक है, समझते हैं। चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं इसमें पूछे जाएंगे परमेय अपरमेय। परमेय समझ लेते हैं, जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकें वो क्या कहलाती हैं? परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3 है तो 3 है तो आप 3 को किस प्रकार लिख सकते हैं? बट्टे में 1 लगा सकते हैं, तो ये P/Q का रूप हो गया। ठीक है, माइनस में कोई संख्या है, 3 का मतलब ये नहीं केवल 3 है, सभी संख्याएं जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सभी आ जाएंगी। ठीक है, माइनस में भी हो सकती है संख्या। ठीक है, बट्टे में 22/7 ये पाई का मान होता है, 22/7। तो 22/7 होता है, वो परमेय संख्या में आता है, लेकिन जो पाई होती है वो अपरमेय में आता है। ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, 7/2 माइनस में भी हो सकती है, -4/3 कोई भी हो सकती है माइनस में संख्या। ठीक है, अब देखते हैं अपरमेय संख्याएं। जो संख्याएं P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकें अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। अंडर रूट वाली जो संख्याएं होती हैं वो सभी क्या है? अपरमेय संख्या कहलाती हैं। और आपके पेपर में पाई पूछा जाएगा, पाई परमेय है या अपरमेय? तो पाई क्या है? अपरमेय संख्या है। नेक्स्ट है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनसे हम वस्तुएं गिन सकते हैं। जब वस्तुएं गिन सकते हैं तो 1 से स्टार्ट होंगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में प्रयोग की जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। 1 2 3 4 5 अनंत तक। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? जिसमें जीरो भी शामिल कर लिया जाए, यानी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनमें जीरो भी शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याओं में क्या होती हैं? ऋण पूर्णांक होंगे, ऋण वाली संख्याएं होंगी, शून्य होगा और धनात्मक पूर्णांक होंगी। ठीक है, ये सभी होंगी। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में पूछा जाता है लासा मासा। संख्याओं में ही प्रश्न पूछा जाएगा आपसे लासा और मासा से। तो ये निकलता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये सूत्र से। वैसे तो डायरेक्ट ही निकाल सकते हो गुणनखंड विधि से या भाग विधि से। उसके बाद पहली संख्या दी हो आपको, ठीक है, दूसरी संख्या दी हो, मासा दिया हो, लासा निकाल सकते हो। तो ये सूत्र होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा। या फिर इन दोनों का गुणनफल दिया होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो मासा इंटू लासा। ये 2 सूत्र हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो वास्तविक संख्याएं हैं उनसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन पे आधारित इतने ही आपके ये क्या हैं? फॉर्मूले हैं। या फिर इनमें क्वेश्चन बनते हैं √2 या √3, यानी सिद्ध कीजिए √3 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक परमेय संख्या है। ये आप देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं बहुपद। नेक्स्ट क्या है? बहुपद, यानी द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद कौन सा होता है? ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या है? द्विघातीय बहुपद है। ठीक है, इसमें यदि बराबर में 0 लगा देंगे तो ये बन जाता है समीकरण, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं? बहुपद। तो ये क्या है? बहुपद। इसमें a का मान 0 नहीं होना चाहिए। जो ये a है, ये वाली a, इसका मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। ठीक है, तो ये आपका क्या है? द्विघात बहुपद। क्या है? ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, ये आपसे पूछा जाएगा
शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल पूछा जाएगा तो आप ये देखेंगे कि माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है बी, एक्स का गुणांक बी, माइनस का चिन्ह लगा लिया, एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या आया माइनस बी बट्टे ए। इसी प्रकार देखते हैं शून्यकों का गुणनफल, अभी योगफल देखा था वो क्या था माइनस बी बट्टे, ये क्या है माइनस बी बट्टे ए। और शून्यकों का गुणनफल क्या है अचर पद, अचर पद क्या है सी, अचर पद क्या है सी, ठीक है। अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद सी है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो सी बट्टे ए, इस प्रकार हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा शून्यकों का योग पूछा जाए तो आप लिख सकते हो एक्स का गुणांक यानी माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, शून्यकों का गुणनफल यानी अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। दुघात बहुपद, समीकरण नहीं दुघात बहुपद बनाने को आए, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे इसे, यदि दुघात बहुपद बनाने को आए तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणा एक्स, ठीक है, ये कोष्टक के बाहर क्या है एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, इससे क्या है दुघात बहुपद बन जाएगा। ये प्रश्न पूछे जाते हैं आपके पेपर में, प्रत्येक चैप्टर से प्रश्न आएंगे, ये ध्यान रखना। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें देखते हैं, ठीक है, ये क्या है समीकरण युग्म, तो ये दो चर वाले, इसमें क्या है दो चर होंगे, ठीक है, एक चर x है एक चर y है, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या बनेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है। अब इनको समीकरण जो होते हैं इन्हें हल करने की विधि क्या है विलोपन विधि है। तो इसमें क्या होता है एक चर को विलुप्त कर दिया जाता है यानी उसे काट देते हैं, यही करते हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं एक चर का मान दूसरे चर के पदों में व्यक्त कर प्रतिस्थापित करते हैं, ठीक है। इस प्रकार आप देख लेंगे क्योंकि इसमें विलोपन विधि में जैसे लिखा है 2x प्लस वाई, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है कुछ भी लिखा है x प्लस 2y या 3y, ठीक है। तो x को यदि आपको काटना है, x को काटना है तो ऊपर जैसे बराबर 0 तो x को काटना है तो आप क्या करेंगे नीचे इस वाले में गुणा कर लेंगे, पूरे में 2 का कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2x प्लस 6y बराबर 0, इस प्रकार से, ठीक है। ऊपर 2x प्लस y बराबर 0, अब घटा के इसे काट देंगे तो ये क्या है विलुप्त कर दिया हमने, ये हम यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं ये भी पूछा जा सकता है रेखाएं संपाती, रेखाएं संपाती कब होंगी जब a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। संपाती का मतलब ये है एक रेखा ये है इसी के ऊपर एक रेखा ये है, इस प्रकार, ठीक है। तो इसके पूछे जा सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इसके अपरिमित रूप से क्या होंगे अनेक हल होंगे। जब रेखा समांतर होगी, जब एक दूसरे के ये समांतर होगी तो क्या होगा a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 के तो होगा, लेकिन c1 बट्टे c2 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों बराबर होंगे लेकिन ये बराबर नहीं होगा, तो इसका मतलब ये कोई हल नहीं। नेक्स्ट देखते हैं रेखाएं प्रतिच्छेद हों तब, तो a1 बट्टे a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टे b2 के, तो इसमें क्या होगा केवल एक हल या फिर अद्वितीय हल, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। प्रतिच्छेदित इस प्रकार से प्रतिच्छेद करेंगी। नेक्स्ट देखते हैं ये सभी फॉर्मूले हैं, यदि आपने ये रिवीजन कर लिया तो आपके गणित का पेपर अच्छा होगा। जब आपको फॉर्मूले ही नहीं याद होंगे आप कितना भी रिवीजन करते रहना कोई मतलब नहीं। द्विघात समीकरण यानी जो घात है वो कितनी हो 2 हो मैक्सिमम, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यहाँ पर क्या है a 0 के बराबर ना हो। इसमें क्या किससे कौन सा सूत्र है जिससे हम हल करेंगे, एक तो आपका श्रीधराचार्य सूत्र, जो आपका है श्रीधराचार्य सूत्र, उससे आप सॉल्व करेंगे श्रीधराचार्य सूत्र। तो ये आपका क्या है श्रीधराचार्य सूत्र है, तो आप श्रीधराचार्य सूत्र से भी कर सकते हैं और गुणनखंड द्वारा भी कर सकते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र क्या है x बराबर माइनस बी, एक्स बराबर क्या है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है।
तो यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल यदि अल्फ़ा और बीटा मान लें तो यहाँ पर क्या लिखा है प्लस और माइनस, तो एक बार प्लस ले लेंगे इसको, एक बार माइनस ले लेंगे, तो अल्फ़ा बराबर माइनस बी, अल्फ़ा बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक बार माइनस ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो इसके बराबर क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यहाँ पर यदि हम 0 रख देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा केवल ये बचेगा माइनस बी अपॉन 2a, तो ये आ जाएगा आपका माइनस बी अपॉन 2a। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति पूछी जा सकती है, विभक्त कर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यदि इसका मान क्या हो धनात्मक हो, कैसा हो धनात्मक, ठीक है, यानी 0 से बड़ा होगा तो धनात्मक ही होगा, तो मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 है तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे। यदि ऋणात्मक मान है यानी 0 से छोटा है तो ऋणात्मक जाएगा, तो मूल वास्तविक होंगे। तो इस पे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका चैप्टर समांतर श्रेणी। इसमें आप समझ लेते हैं समांतर श्रेणी यानी A1 A2 A3 डॉट 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 ये क्या है AN तक, ये आपके क्या है समांतर श्रेणी लिख दी हमने। तो इसमें जो A1 है ये क्या है प्रथम पद है। ठीक है, और सार्वंतर कैसे निकालेंगे, A2 में से A1 को घटा दो या फिर A3 में से A2 को घटा दो, तो ये क्या निकल आएगा सार्वंतर, जिसे D से प्रदर्शित करते हैं, प्रथम पद को A से प्रदर्शित करते हैं सूत्र में। और AN आपका क्या है अंतिम पद है। ठीक है, N क्या है पदों की संख्या है, कितने पद हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं सूत्र। सूत्र होता है समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने को आएगा, तो आप सूत्र लगाएंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी या an बराबर a प्लस एन माइनस डी इंटू डी। आपको यदि अंतिम पद निकालने को आए, ठीक है, यदि पेपर में दिया है कि अंतिम पद निकालिए या फिर अंतिम पद दिया हो, ठीक है, तो अंतिम पद जो an है इसे ही मानेंगे। an यानी l क्या है अंतिम पद, और अंतिम पद क्या है ये आपका an है, तो सूत्र l बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे। ठीक है, ये दोनों प्रकार से पूछ सकता है, समांतर श्रेणी का nवां पद भी पूछ सकता है और समांतर श्रेणी का जब अंतिम पद दिया हो तब सूत्र लगा के भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब समांतर श्रेणी का योगफल निकालना हो तो योगफल निकालने के लिए ये वाला सूत्र है, क्या है n/2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये सूत्र है, या फिर इसे भी ये भी है आपका, ये क्या है n/2 a प्लस एल। ठीक है, इसी में रख दिया है, जो इस सूत्र में क्या किया है a प्लस a कर दिया। ठीक है, और प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो जो इतना है इतना आपका इसकी जगह l रख दिया है यहाँ से। ठीक है, और बाद बाकी सूत्र तो यही है n/2। ठीक है, तो इस इतने की जगह l रख दिया है, तो ये सूत्र बन गया। तो दो सूत्र याद कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज से संबंधित देखते हैं सूत्र। त्रिभुज की समरूपता, समरूप यानी रूप समान है, यानी दिखने में एक जैसे हैं। दिखने में क्या है एक जैसे हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन दिखने में एक से ही है। जैसे ये वाला त्रिभुज जो आपका है, त्रिभुज ABC बड़ा है और छोटा क्या है PQR, ये थोड़ा छोटा बनाया है, तो इसलिए बनाया कि दिखने में एक से हैं। ठीक है, तभी तो समरूप है, रूप समान है। तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं, कब होते हैं, यदि उनके संगत कोण बराबर हों। उनके क्या है संगत कोण बराबर हों। जैसे एंगल A बराबर किसके हो, एंगल P के। ठीक है, एंगल B बराबर हो, एंगल B बराबर एंगल Q के। एंगल C बराबर किसके है, एंगल R के। ठीक है, तो ये आपका क्या है समरूपता की कंडीशन है। ठीक है, कि उनके संगत कोण बराबर हों, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। जैसे हम लें AB बट्टे
पी क्यू, ए बी बट्टे पी क्यू। फिर हम लें बी सी, कौन सी लें, बी सी, बी सी बट्टे क्यू आर। फिर हम लें ए सी, ए सी बट्टे पी आर। ठीक है, ये सभी। ठीक है, अब नेक्स्ट और इस पे आधारित प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। इस प्रकार से चित्र कोई दिया होगा इस प्रकार से, तो और आपसे पूछ लिया जाएगा। कोई भी एक भुजा छोड़ दी जाएगी, जैसे ए डी का मान इसमें निकालना हो और सब दिया हो तो कैसे निकालेंगे। तो ये देख लो कैसे होता है। ये होता है ए डी बट्टे डी बी, ए डी बट्टे डी बी एक तरफ की ले ली। इसी प्रकार इस तरफ की देखो, ए ई बट्टे ई सी, ए ई बट्टे ई सी। तो इससे आप यदि कोई इनमें से, ये 4 टुकड़े हो गए, इनमें से कोई एक टुकड़े का मान आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब एक और होता है सूत्र, इसमें क्या होता है कि ए डी इतना, ए डी बट्टे पूरे के, ए डी बट्टे ए बी। ठीक है, यही तो लिखा है, ए डी बट्टे ए बी। इसी प्रकार इसमें भी होता है। इसमें क्या होता है, ए ई बट्टे ए सी, ए ई बट्टे ए सी। इससे ये भी सूत्र है आपका। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। इससे भी प्रश्न बनते हैं आपके पेपर में, पूछा जरूर जाएगा। ठीक है, यदि आप समझ लेंगे किस प्रकार से प्रश्न निकलने हैं तो आप कर सकते हैं। त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियाँ, ये भी पूछा जा सकता है और इससे प्रश्न बनते हैं। इसमें क्या होता है, ए कसौटी यानी कोण समरूपता। यानी इसमें अभी हमने ये बताया था इसके अनुसार इसमें कि उनके संगत कोण बराबर हों। तो यहाँ पर यही है, दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो वो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, तो ये बताया था एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर। अगर ये कसौटी लग रही है तो वो त्रिभुज क्या है, वो दोनों ही त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। भुजा समरूप यानी एस कसौटी। इसमें क्या होता है, दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। ठीक है, यानी ए बी बट्टे पी क्यू, बी सी बट्टे क्यू आर और ए सी बट्टे पी आर, जो हमने प्रथम में बताया था। दो कंडीशन आपको प्रथम में ये बताई थी, ये दोनों ही हैं। ठीक है, तीसरी क्या है, एक तीसरी समझ लेते हैं। ये है भुजा कोण भुजा, यानी भुजा एस कसौटी। इसमें क्या है, ये आपकी ये वाली भुजा, ठीक है, ये भुजा हो गई। ठीक है, और एक ये वाली भुजा और इसके बीच में ये कोण। इसी प्रकार ये भुजा इसके बीच में ये कोण। ठीक है, तो भुजा कोण भुजा इस प्रकार से लिखेंगे। यानी ए बी बट्टे पी क्यू बराबर किसके है, बी सी बट्टे क्यू आर के, जो आपकी बी सी बट्टे क्यू आर के। अब एंगल बी बराबर एंगल क्यू के। ठीक है, ये वाला ही एंगल होना चाहिए, इस भुजा और इस भुजा के बीच में जो बनना है वही कोण होना चाहिए, दूसरा कोण नहीं। ये वाला कोण बराबर होगा ऐसा नहीं होगा, कोण यही होना चाहिए। ठीक है, तो ये त्रिभुज दोनों ही समरूप होंगे। यदि एक ही त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत रेखाएं समानुपाती हों तो ये दोनों ही त्रिभुज क्या है, समरूप होंगे। ये 3 कसौटियां हैं। ठीक है, एक तो ए और एस और एस एक बार कोण को बीच में रख देना। ये 3 कसौटियां हो गई। देखते हैं नेक्स्ट, निर्देशांक ज्योमेट्री। इसमें क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने को आएगी। तो अंडर रूट में क्या होता है, सूत्र होता है अंडर रूट में, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में है ये इस प्रकार से, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इस प्रकार भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों एक ही सूत्र हैं। नेक्स्ट देखते हैं अंतः विभाजन का सूत्र। ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। और दूसरा क्या होता है, m1 m2 प्लस m2 एक बार देखते हैं दोबारा इस सूत्र को। कौन सा वाला सूत्र, अंतः विभाजन वाला। अंतः विभाजन वाला सूत्र देखते हैं, ये है आपका m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। दूसरा क्या है, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2।
ठीक है, इसमें क्या है, ये आप देखेंगे x2 और x1, x2 x1, यानी आप देखेंगे m1 इधर लिख दें हम इस प्रकार से, m1 प्लस m2 सूत्र बना के देख लो, m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ पर m1 के साथ क्या लिखना है, x2, और m2 के साथ क्या लिखना है, x1। इस प्रकार से बन जाता है सूत्र। नेक्स्ट देखते हैं इसी में, m1/2 प्लस m2/1 बट्टे m1 प्लस m2। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट है आपका रेखाखंड का मध्य बिंदु, तो x1 प्लस x2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2। त्रिभुज का केंद्रक निकालना हो तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे 3, इस प्रकार निकाल सकते हो। नेक्स्ट है आपका त्रिकोणमिति के सूत्र, जिसमें आप त्रिकोणमिति या अनुपात देखेंगे। इसमें आप ये लाल बट्टे कक्का जो सूत्र याद कर लेना, ये LAL और KKA। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये हमने लाल बट्टे कक्का जब लिखा, LAL ऊपर लिखा, KKA नीचे लिखा, तो इस प्रकार से ये 3 बन गए। तो साइन क्या है, L/K, कॉस क्या है, A/K, टेन क्या है, L/A। अब कॉट क्या है, A/L। ठीक है, सेक क्या है, K/A, कोसेक क्या है, K/L। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके आप देखेंगे यही है, साइन थीटा बराबर L/K। ठीक है, तो यानी लंब/कर्ड कर्ड, कॉस थीटा बराबर A/K यानी आधार/कर्ड कर्ड, टेन थीटा बराबर लंब/आधार यानी लंब/आधार यानी L/A। अब नीचे से चलेंगे, कॉट A यानी कॉट थीटा बराबर, इसका अपोजिट हो जाता है टेन को अपोजिट कर दो, घुमा दो, ये लंब/आधार है तो ये आधार/लंब हो जाएगा। यहाँ से भी आप देखेंगे कॉट क्या है, टेन को अपोजिट कर दो, यानी इधर से लो A/L लो, A/L। ठीक है, आधार/लंब। इसी प्रकार सेक क्या हो जाएगा, K/A, कर्ड/आधार, इसका अपोजिट कर देना कॉस का। इसी प्रकार साइन का अपोजिट करोगे तो कोसेक हो जाएगा कर्ड/लंब। इस प्रकार से यहाँ निकालने को आए तो ये आप निकाल सकते हो इससे। ठीक है, तो इसमें समझ लेते हैं, आप क्या समझना है, ये समझना है कि 90 के सामने ठीक सामने कर्ड होगा। ठीक है, और जो कोण दिया होगा उसके ठीक सामने लंब होता है। ये पहचान होती है कि कौन सा हम लंब माने कौन सा कर्ड माने, इसमें दिक्कत होती है। ठीक है, जब 2 पता पड़ गए तो आधार तो आप लिख ही सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो पाइथागोरस प्रमेय करके। यदि लंब, कर्ड और आधार इन तीनों में से कोई एक निकालना हो तो पाइथागोरस जो प्रमेय होती है उससे निकाल सकते हो। क्या होती है, कर्ड वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इससे आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट है आपका त्रिकोणमितीय अनुपातों में पारस्परिक संबंध। क्या संबंध होता है ये समझ लेते हैं। जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणा करें तो ये कितना आता है, 1। तो इसी से ही हम सूत्र निकाल सकते हो, साइन थीटा कोसेक थीटा बट्टे में पहुंच जाएगा इसके। ठीक है, ये गुणा में ये बट्टे में, तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। अब हमें इसी से कोसेक थीटा का निकालना है तो साइन थीटा 1 के बट्टे में आ जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। अब देखते हैं कॉस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर 1। अब इसी से हम निकाल लेंगे कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो इसी से हम निकाल लेंगे टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। ये 2 सूत्र हैं अलग अलग। ठीक है, इस प्रकार। अब ये भी याद कर लेते हैं, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये भी सूत्र हैं आपके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से भी आप पक्षांतर करके 2 सूत्र और बना सकते हो, यानी साइन थीटा को हम यहीं रखें, कॉस थीटा को इधर ले जाएंगे बराबर के दूसरी तरफ तो माइनस के हो जाएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे भी 2 सूत्र बन जाते हैं पक्षांतर करके, यानी सेक को यहीं रखें और टेन को इधर पहुंचाएं, माइनस के टेन है प्लस के टेन हो जाएंगे बराबर के उस तरफ, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी से सूत्र बनाए गए हैं। ठीक है,
पक्षांतर करके। जब कोसेक को यहीं रखेंगे, कॉट को उधर ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, यही होगा प्लस का। तो इसी प्रकार पक्षांतर कर लेंगे। अब देखते हैं मान, ये आपके मान रखने के लिए भी आ सकते हैं, तो इसे इस प्रकार कर लेते हैं ये, ठीक है। देखो साइन थीटा यानी साइन 0 का मान कितना होगा, साइन 0 का मान 0 होगा, साइन 30 का मान 1/2 होगा, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अब साइन का आपने याद कर लिया, अब इसको क्या है, यहाँ देखो 45 को यहीं रखो आप, ठीक है। जो साइन 45 का था, कॉस, ये साइन और कॉस के कैसे, कॉस का कैसे बनाते हैं साइन से। अब जो साइन 90 का था, जो साइन 90 का है वो यहाँ पर आ जाएगा 0 में, ठीक है, देखते रहे ना। फिर उसके बाद साइन 60 का है, ये आ जाएगा 30 में, ठीक है। अब 45, तो 45 का सीधा सीधा इस प्रकार हो गया, 30 का पहुँच जाएगा 60 में, 0 का पहुँच जाएगा 90 में, ठीक है। इस प्रकार आपने समझा, ठीक है। तो आपने देखा कि कॉस थीटा बराबर 1, कॉस 30 थीटा बराबर कॉस 0 का मान 1, कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 का मान कितना है, 0। तो इस प्रकार हमने ये भी बता दिया कि यदि साइन के आपको याद हैं तो अपोजिट करके भी आप लिख सकते हो, पलट के भी लिख सकते हो सभी, ठीक है, पलट के लिख सकते हो। ये क्या है, इस प्रकार पीछे से यदि आप याद करोगे ना, साइन 0 का मान 1, कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0। यानी साइन के अपोजिट करके लिख दोगे ना तब भी कॉस के बन जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टेन 0 का 0, टेन 30 का, यानी इस प्रकार से देखते हैं, टेन 0 का 0, 30 का 1/√3, 45 का 1, 60 का √3 और 90 का अनंत, या अनंत बोलते हैं इसको, अपरिभाषित। इसी प्रकार इसके अपोजिट कर देंगे तो कॉट के आ जाएंगे, कॉट 0 का मान अनंत, 30 का मान √3, 45 का 1 और आपका 60 का 1/√3, 90 का 0, ठीक है। यदि आपने साइन के टेन के याद कर लिए और किसके, सेक के 3 याद कर लिए और अपोजिट कर देंगे तब भी आप कर सकते हैं। अब देखते हैं सेक में 0 का 1, 30 का 2/√3 और 45 का √2 और आपका 60 का 2, 90 का अनंत। इसी प्रकार कोसेक का 0 का अनंत, 30 का 2, 45 का √2 और 60 का 2/√3 और 90 का 1। इस प्रकार आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें आपका ये उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ये आपके प्रश्न, इससे प्रश्न पूछा जाएगा। तो उन्नयन कोण में क्या है, यहाँ से ये उन्नयन कोण बनना है, ये क्या उन्नयन कोण बनना है। जब हम यहाँ से नीचे खड़े हैं और हम ये कोई मीनार या कुछ मकान है उसकी चोटी को देख रहे हैं, तब ये बनता है ये उन्नयन कोण, ठीक है। जब हम कहीं मीनार या कहीं ऊपर खड़े हैं तब हम ये देख रहे हैं तो ये बनना है आपका अवनमन कोण, ठीक है। इससे प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें वही लगता है, स्टार्टिंग में हमने बताया था आपको टेन वाला लग जाता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हो उससे, ठीक है। कर्ड वगैरह ऐसे करके निकालने होंगे। नेक्स्ट है वृत्त से संबंधित, और ये चैप्टर है आपका 10। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, ये प्रतिच्छेदी रेखा है जो वृत्त से दूर से जा रही है, अप्रतिच्छेदी रेखा, यानी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, अप्रतिच्छेदी रेखा, यानी वृत्त के दूर से ये जा रही है ना, AB, ये क्या है, अप्रतिच्छेदित रेखा है। और स्पर्श रेखा, जो वृत्त को स्पर्श कर रही है वो स्पर्श रेखा हो गई, यानी AB ये वाली। छेदक रेखा कहें या प्रतिच्छेदी रेखा कहें तो ये हो गई आपकी AB, ये 2 पॉइंट पर वृत्त को छेदक कर रही है, ठीक है। अब देखते हैं एक बिंदु से होकर एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे
वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं होती है। आपने कोई ये पॉइंट मान लिया, स्पर्श रेखा खींच रहे हो, कोई स्पर्श रेखा नहीं, वृत्त को स्पर्श थोड़ी ना कर रही, अंदर से काट रही हैं। अब वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से, ये कोई बिंदु है, इससे क्या है, केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। वृत्त पर कोई एक बिंदु ले लिया, यदि वृत्त के अंदर लेंगे तो कोई स्पर्श रेखा नहीं है, वृत्त पे लेंगे तो एक स्पर्श रेखा। ठीक है। वृत्त के बाहर स्थित, अब कोई वृत्त के बाहर स्थित कोई पॉइंट है, ठीक है, स्थित कोई बिंदु से जाने वाली वृत्त की कितनी रेखाएं स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं? 2। तो वृत्त पर यहाँ से क्या है, ये स्पर्श रेखा एक डाल दी, एक ये वाली, तो कितनी खींची जा सकती हैं? 2 स्पर्श रेखा है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रमेय कुछ समझ लेते हैं, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा है आपकी ए बी क्या है? स्पर्श रेखा है। पी स्पर्श बिंदु है। तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब, तो ये क्या है, वृत्त से किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, तो ये जो त्रिज्या इस पर डाली गई है ये त्रिज्या ही है, तो इस पर क्या है, लंब होती है, ये बताया गया है। ठीक है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। जैसे कोई ये बाह्य बिंदु है, इस पे जो स्पर्श रेखा आपकी ये खींची गई हैं, तो पी आर की लंबाई और पी एस की लंबाई बराबर होगी। ठीक है। एक तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये एंगल पी, ये पूरा एंगल पी और एंगल ओ, ये दोनों क्या है, 180 होंगे। ठीक है। इसमें से क्या है, एक का मान दे दिया जाएगा आपको, जैसे पी का मान दे दिया 40, तो आप पूछा जाए ओ का, तो आप निकाल सकते हो कितना होगा, 140 होगा। ठीक है। दोनों मिला के 180 होना चाहिए ना, इस प्रकार। ठीक है। तो इससे प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रमेय नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें क्या है कि इस प्रकार से चित्र आपके पेपर में दिया होगा, इसमें ये एंगल आपको पूछ लिया जाएगा, तो आप कैसे निकालोगे? ये एंगल यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, ये एंगल आपसे पूछ लिया जाए ए बी, ये बी लिखा है, ये एंगल आपसे पूछ लिया जाए BAD, तो BAD कैसे पता करोगे? यदि आपको ये वाला दिया है तो इसके बराबर होता है। ठीक है। ये अंदर इसके, ये सी वाले के बराबर ए होगा। ठीक है। तो BAD किसके बराबर होगा, ACB के। ठीक है। अगर ये वाला पूछ लिया जाए, ठीक है, अगर ये वाला अंदर वाला दिया है तो ये वाला, ये CAE किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, इसके, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है। तो ABC के बराबर होगा, ये यहाँ से ध्यान रखना है। यहाँ से एक चित्र इस प्रकार से आपको दे दिया जाए, तो जो PT है, PT का वर्ग करेंगे, PT का वर्ग किसके बराबर होगा, PA यहाँ तक। ठीक है। और PB, P ये पूरी, इसके वर्ग के बराबर होगा। ठीक है। इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, व्यास बट्टे 2। वृत्त का व्यास होता है 2 गुणा त्रिज्या। वृत्त की परिधि होती है 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई का मान आप लगा सकते हो 22/7। ठीक है। अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 और वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त की परिधि 1/2 वृत्त की परिधि। अब अर्धवृत्त का परिमाप निकालेंगे तो अर्धवृत्त की परिधि प्लस वृत्त का व्यास, क्योंकि परिमाप तो पूरा होगा इस प्रकार। ठीक है। ये व्यास होगा और ये परिधि होगी, इन दोनों को जोड़ लेंगे तभी तो परिमाप निकलेगा। वलय का क्षेत्रफल, तो बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल चित्र बना देते हैं, उससे आपको सही से समझ में आएगा। ठीक है। वलय का क्षेत्रफल, तो इस प्रकार आप देखेंगे कि इस प्रकार एक ये वृत्त और एक ये। ठीक है। तो आप देखेंगे ये बड़े वाले की जो त्रिज्या होगी वो मान लेते हैं कैपिटल R। ठीक है। और जो छोटे वाले की त्रिज्या है वो स्मॉल r, वो वृत्त का केंद्र है। ठीक है। तो बाह्यवृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल,
ठीक है। बाहर के वृत्त का क्षेत्रफल में से अंदर के वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो आपको जो वलय रिंग टाइप की, जो हम कलर करके थोड़ा दिखा देते हैं किसकी बात हो रही, इसकी, ये रिंग टाइप का दिख रहा है ना ये पूरा, इसका आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो बाह्यवृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, तो ये बाह्यवृत्त का क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो कैपिटल आर है इसमें, क्या है, कैपिटल आर है। ठीक है, और स्मॉल माइनस पाई आर स्क्वायर यानी स्मॉल आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लेंगे तो ये आर स्क्वायर माइनस यानी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो इस प्रकार आप समझ गए, वलय का क्षेत्रफल निकालने को आए तो इस प्रकार आप निकाल सकते हो। ठीक है, पाई कोष्टक में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर बड़े वृत्त की त्रिज्या है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, और स्मॉल आर अंतःवृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, नेक्स्ट है त्रिज्यखंड। नेक्स्ट क्या है, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जाएगा। त्रिज्यखंड का क्या है, क्षेत्रफल पूछा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका क्या है, त्रिज्यखंड। ठीक है, ये वाला आपका त्रिज्यखंड है, तो इसका क्षेत्रफल पूछा जाएगा। तो ये क्या है, थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्या है, पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है चाप की लंबाई। ये आपकी चाप की लंबाई, ये वाली, ये इतनी चाप की लंबाई पूछी जाए तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, थीटा बट्टे 360 टू पाई आर, थीटा बट्टे 360 टू पाई आर। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे कि वृत्तखंड यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जैसे ये आपका लघु वृत्तखंड है। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने को आ रहा है। लघु वृत्तखंड का क्या है, क्षेत्रफल निकालने को आए तो आप लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये आपका क्या है, किसका निकल आएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। लघु वृत्तखंड कहाँ है, ये है आपका लघु वृत्तखंड, इतना। ठीक है, इतना। तो ये कैसे निकलेगा, जब त्रिज्यखंड जो पूरा आप निकाल लोगे ये त्रिज्यखंड का, उसमें से ये त्रिभुज जो आपको दिया है इसको घटा देंगे तो आपका निकल आएगा। नेक्स्ट देखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब इसमें देखते हैं घनाव। तो घनाव का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, या फिर इसे L इंटू बी इंटू एस से प्रदर्शित कर सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे घनाव का, तो निकलेगा 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई प्लस ऊंचाई, ऊंचाई प्लस लंबाई, या फिर लिख सकते हो 2LB प्लस BH प्लस HL। नेक्स्ट है आपका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, ये घनाव के ही निकल रहे हैं। ठीक है, तो 2 ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, 2HL प्लस B, इस प्रकार भी लिख सकते हो। घन का आयतन होता है भुजा का Q। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुणा भुजा स्क्वायर, या फिर इस प्रकार आप लिख सकते हो आयतन AQ और पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठ जो होगा 6A स्क्वायर, वक्र पृष्ठ होगा 4A स्क्वायर। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर H। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर, कोष्टक में R प्लस H। वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर H। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर L प्लस R। वक्र पृष्ठ होता है पाई आर L। शंकु की तिर्यक रेखा जो निकालते हैं वो निकालते हैं √R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। गोला का आयतन 4/3 पाई आर Q। संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अर्धगोला। आयतन निकालेंगे 2/3 पाई आर Q। संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर, वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं आपके सांख्यिकी। तो सांख्यिकी में आपको जो माध्य ज्ञात करना है, तो इसके माध्य कितने तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो माध्य का एक ये सूत्र है आपका, क्या सूत्र है, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। एक ये सूत्र है माध्य बराबर सिग्मा FX बट्टे सिग्मा F। और एक आपका ये है, कौन सा है, ये है। ठीक है, जब कल्पित माध्य हो, कल्पित माध्य विधि से, ठीक है, माध्य बराबर A प्लस सिग्मा D बट्टे N। ठीक है,
इस प्रकार आप निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका विचलन विधि से निकालें तो होगा माध्य बराबर ए प्लस एच सिग्मा यू बट्टे एन, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये पूरा ये आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड भी करा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपको बहुलक। तो बहुलक निकालने की दो विधि हैं। एक तो ये सांख्यिकीय आंकड़ों में जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक है वही बहुलक होगा। दूसरा ये है बहुलक बराबर एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बट्टे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच, ठीक है। यहाँ पर ये सब कुछ लिखा है कि L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, f1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता, f0 बराबर बहुलक वर्ग के पिछले वर्ग की बारंबारता, f2 बराबर बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता, h बराबर वर्ग अंतराल की माप, ठीक है, माध्यिका। यदि पद विषम हो तो माध्यिका बराबर n+1 बट्टे 2वां पद। पहले आरोही क्रम में लिख लेंगे सभी को, ठीक है। आरोही क्रम में पदों को लिख लेंगे, उसके बाद ये निकालेंगे। यदि पद सम है तो n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बट्टे 2। वर्गीकृत आंकड़ों दिए हों तो माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस सी इंटू एच बट्टे एफ। अब प्रायिकता देखते हैं। प्रायिकता क्या है, प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या, या फिर एक सूत्र ये भी होता है, ठीक है, PE, और इस प्रकार से PE बराबर 1। तो इस प्रकार से ये सूत्र है, ठीक है। तो ये पूरी PDF हम आपको ऐप पर डाल देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। प्ले स्टोर से परीक्षा स्टडी 24 ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। वहाँ पर फ्री PDF का फोल्डर है, उसमें हम डाल देंगे, या कहीं डाल देंगे, सिलेबस वाले में डाल देंगे, कहीं ना कहीं डाल देंगे। वहाँ से आप ये PDF प्राप्त कर लेना और इसका रिवीजन करना। थैंक यू दोस्तों।